श्यामपुर नाम के एक गांव में विक्रम अपनी माँ और पत्नी और 2 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। विक्रम एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था। उसका काम सिर्फ ग्राहक को खाना परोसना था, जो कि वो बहुत ध्यान से करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसका मालिक बहुत खड़ूस है। अगर उससे गलती से भी कोई चीज टूट गई तो वो उसे पैसे तक नहीं देगा। रेस्टोरेंट का मालिक सेठ कड़कनाथ था, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी और लालची था। वो खाने में हमेशा मिलावट करता था और लोगों को अक्सर बचा हुआ खाना गर्म करके दिया करता था, और ये बात कोई नहीं जानता था। एक दिन विक्रम कस्टमर को खाना परोसकर वापस जा रहा था कि उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो कि पीछे के रास्ते से छुपकर होटल के अंदर आ रहा था। विक्रम उस आदमी का पीछा करता है और वो आदमी पीछे वाले रास्ते से सीधा रसोई में जा रहा था। फिर विक्रम ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आदमी मरी हुई मुर्गियों की मांस सेठ के आदमियों को दे रहा था। ये सब देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। विक्रम तुरंत से जाकर उन्हें रोकता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं इस तरह आपको लोगों की जानों के साथ खेलने नहीं दूंगा। बाहर मासूम बच्चे भी हैं जो बीमार हो जाएंगे। चुप हो जा और धीरे बोल। बाहर तेरी आवाज गई तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आवाज तो बाहर जाएगी अगर तुमने ये सामान बाहर नहीं फेंका तो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। अभी वो बात कर ही रहे थे कि शोर की आवाज सुनकर सेठ खड़कनाथ वहां आ जाता है। विक्रम को वहां देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूरकर देखने लगता है। फिर वह अपने आदमियों को इशारा करता है और वो सब विक्रम को बहुत मारते हैं और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे रेस्टोरेंट से भी बाहर कर देते हैं। विक्रम रास्ते पे अधमुआ पड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद तक नहीं करता। अब शाम होने को थी, लेकिन विक्रम जब घर नहीं आता तो उसकी पत्नी परेशान होकर उसे देखने आती है। जब वो ये देखती है कि उसका पति यूं बीच सड़क पे जख्मी पड़ा हुआ है, तो वो जोर जोर से चिल्लाती है और मदद को पुकारती है। कोई मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो, मेरे पति को बचा लो, प्लीज मदद करो। पासी से गुजरते हुए कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और वो विक्रम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ विक्रम का इलाज होता है, जहाँ उनके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। विक्रम के पांव की हड्डी टूट चुकी थी। अब वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। देखिए, किसी ने इसे बहुत बुरी तरह मारा है। इनकी बॉडी में बहुत फ्रैक्चर्स आए हैं और इनकी टांग का ऑपरेशन करना होगा, तभी ये चलने के काबिल हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हम ये ऑपरेशन कैसे करवाएंगे? पत्नी की बात सुनकर डॉक्टर वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगली सुबह विक्रम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि उसका इलाज सही तरह से अभी हुआ भी नहीं था। सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। जैसे ही विक्रम घर जाता है तो उसकी बेटी रानी अपने पिता को इस हाल में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा पापा, आपको किसने मारा है? कौन बदमाश है जिसने आपको इस तरह मारा है पापा? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस जरा सी चोट आई है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये जरा सी चोट है? कितना खून बहा है आपका? आखिर आपको किसने इस तरह मारा है? क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे सेठ खड़कनाथ के आदमियों ने मारा है, क्योंकि मैंने उन्हें खराब गोश्त लेते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे मारा और मेरी मजदूरी भी नहीं दी। अरे आपको उनके बीच बोलने की जरूरत क्या थी? आप खामोशी से अपना काम क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, उन लोगों ने आपका ये क्या हाल कर दिया है। मैं ऐसे कैसे खामोश रहता? वो लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। एक दिन देखना, सच सबके सामने जरूर आएगा। ये बताइए, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? रानी ने भी कुछ नहीं खाया है। मैं जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। आपके पाँव में फ्रैक्चर है, अब कैसे काम कर सकते हैं? आप घर पे बैठिए, मैं जाकर काम ढूंढती हूँ। ऐसा कहकर विक्रम की पत्नी घर से निकल जाती है और जगह जगह काम ढूंढने के बाद उसे एक ढाबे पर काम मिल जाता है। वो ढाबा दही भल्ले का था। विक्रम की पत्नी सारा दिन ढाबे पर काम करती है, जिसके बदले उसे सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। साहब, ये पैसे तो बहुत कम हैं, इनसे तो खाना भी नहीं ले पाऊंगी मैं। अब क्या तुझे अपना सारा ढाबा दे दूं? जो मिल रहा है रख लो। फिर विक्रम की पत्नी उन पैसों से थोड़ा खाना लेती है और घर जाकर अपने पति और बेटी को परोस देती है। तुमने खाना खाया या नहीं? मैंने ढाबे से खा लिया था, आप लोगों के लिए बाकी खाना ले आई हूँ, आप दोनों खा लीजिए। विक्रम समझ जाता है
कि उसकी पत्नी बेटी और उसको खाना खिलाकर खुद भूखी रहने वाली है, तो वो अपना खाना अपनी पत्नी के साथ बांटकर खाता है। अगले दिन पत्नी काम पे जाने ही वाली होती है कि रानी जिद पकड़ती है कि उसे भी साथ ले जाए। रानी बेटा, बाहर बहुत धूप है, तुम घर पर ही रहो अपने पिता के पास। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे घर पर नहीं रहना। इसको अपने साथ ले जाओ, ये घर पर बोर हो जाती है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। फिर विक्रम की पत्नी अपने बेटी को लेकर ढाबे पे चली जाती है और अपने काम में जुट जाती है, लेकिन रानी बैठकर सब कुछ देख रही थी। वो ढाबे वाला आदमी दही भल्ले बना ही रहा होता है। देखते ही देखते आसपास के कई लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और दही भल्ले खाने लगते हैं। बेचारी विक्रम की पत्नी भाग भाग कर सबको दही भल्ले परोस रही थी और शाम को वो आदमी फिर से उसे 50 रुपए देता है। अरे भैया, आज तो कुछ ज्यादा पैसे दे दीजिए, इन पैसों से तो खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। यही पैसे मिलेंगे, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। आ जाते हैं मुंह उठाकर। रानी अपनी माँ को इस तरह बेइज्जत होते देख उदास हो जाती और रास्ते में उसकी माँ एक दुकान से कुछ सामान लेती है और घर जाकर खाना बनाने लगती है। माँ, मैं कुछ सोच रही थी, क्या आपने देखा कि उस दही भल्ले के दुकान पे कितने ज्यादा लोग थे? मतलब कितने ज्यादा लोग दही भल्ले खाते होंगे। हाँ बेटी, बहुत लोग आते हैं और उस दुकानदार का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, लेकिन मुझ जैसे गरीब को देने में ही उनके हाथ कंजूसी से छोटे हो जाते हैं। असल में इन बड़े लोगों का दिल बहुत छोटा होता है। हमारे रेस्टोरेंट में भी दही भल्ले ऑर्डर करके बनवाए जाते थे। ये मेन्यू में नहीं थे, परंतु लोगों की डिमांड पर बनते हैं। माँ, क्या आपको दही भल्ले बनाने आते हैं? हाँ बेटी, मुझे बनाने आते हैं और मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था। तो माँ, आप क्यों नहीं बेचती फिर दही भल्ले? बेटा, मैं कैसे बना सकती हूँ? इतने सारे बनाने के लिए कितने सामान की जरूरत है और कितने पैसे भी चाहिए। माँ, पास वाले चचा की दुकान से जैसे आपने कल सामान उधार लिया था, वैसे ही कुछ सामग्री उधार ले लीजिए और दही भल्ले बेचकर उनको पैसे वापस कर दीजिए। और अगर हमारे दही भल्ले किसी ने ना लिए तो? इतना सारा खर्चा करने के बाद कितना नुकसान हो जाएगा। रानी ठीक कर रही है भाग्यवान, तुम ये काम करके देखो, हो सकता है कि ऊपर वाला हमारी मदद करे। फिर अगले ही दिन विक्रम की पत्नी पास वाली दुकान से दही भल्लों का सारा सामान उधार ले आती है और दही भल्ले बनाना शुरू कर देती है और जल्द ही दही भल्ले बन भी जाते हैं। अब इन्हें मैं बेचूं कैसे? मेरे पास ना कोई ढाबा है और ना कोई दुकान। घर के स्टोर रूम में दादाजी का पुराना ठेला पड़ा है, तुम उसको निकाल लो और उस पे दही भल्ले बेच लो। फिर उसकी पत्नी ऐसा ही करती है और रानी भी अपनी माँ की बहुत मदद करती है। पहले तो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आते, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके दुकान के पास एक औरत आकर रुकती है। अरे बहन, एक प्लेट जरा दही भल्ले लगा देना। और विक्रम की पत्नी तुरंत उसे एक प्लेट दही भल्ले लगा देती है। अरे वाह, ये क्या बात है! ऐसे दही भल्ले बहन मैंने तो जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। वो औरत तो 2 प्लेट दही भल्ले के खा जाती है और पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर क्या, देखते ही देखते उसके ठेले पर ज्यादा से ज्यादा रश बढ़ने लगते हैं और उनके सारे दही भल्ले खत्म हो जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे, उन्हें तो ये विश्वास तक नहीं हो रहा था। फिर क्या, अब से रोज विक्रम की पत्नी दही भल्ले बेचा करती थी और दही भल्लों के पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया, साथ में अब कर्जा भी चुका दिया। उनका काम इतना अच्छा चल रहा था कि उन्होंने अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, जो कि सेठ करकनाथ के दुकान के बिल्कुल सामने था। अब सब लोग विक्रम के ही रेस्टोरेंट में आते थे, क्योंकि विक्रम के रेस्टोरेंट का खाना बहुत बढ़िया मिलता था। भाई, आपके यहाँ सबसे बढ़िया क्या है मेन्यू में? हमारे मेन्यू में सबसे बढ़िया दही भल्ले हैं, जिसे लोग दूर दूर से खाने आते हैं। अरे वाह, बढ़िया, एक प्लेट लगवा दें। दोस्तों, विक्रम के परिवार ने अपनी मेहनत और सच्चाई के कारण अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और अपनी जिंदगी खुशियों से जीने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।